बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने वालों से दरख्वास्त है कि आपने इरफान हाशमी टॉक्स, जो हमारा ही दूसरा एक प्लेटफॉर्म है, इसे जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक नई डॉक्यूमेंट्री छावा जो फिल्म बनाई गई भारत के अंदर, इसमें औरंगज़ेब आलमगीर की ज़िंदगी पर बहुत सारी इल्ज़ामात लगाए गए जो झूठ हैं। एक फैक्ट शीट हमने तैयार की है और तमाम रेफरेंसेस हिंदू हिस्टोरियंस के इस डॉक्यूमेंट्री में इस्तेमाल किए गए। बहुत मेहनत से जी ये डॉक्यूमेंट्री तैयार हुई है, एक शॉर्ट फॉर्म है, आपने जाकर ज़रूर देखना है। और एक नए किरदार छावा को जिस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया गया और हीरो बनाकर पेश किया गया, असल में उसकी हकीकत क्या थी, तो इसे जाकर ज़रूर देखिएगा। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर तमाम वो लोग जो छुप कर या इमरान खान के साथी बनकर या अपोजिशन में या हुकूमत के अंदर या इस्टेब्लिशमेंट के साए में पल रहे थे, अब एक एक करके एक्सपोज हो रहे हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान में हर उस शख्स को, हर उस ताकत को, हर माफिया को एक्सपोज किया। इन 2 वर्षों के अंदर इमरान खान ने इनके चेहरे पर जो मास्क थे, इन मास्क को एक एक करके गिरा दिया है और अब आपको ये छुपने की कोशिश भी करेंगे तो ये छुप नहीं सकेंगे। खबर व्यूज ये है कि आज अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से इंटरेक्शन किया और उन्होंने 2 बातें कही हैं। वो क्या कह रहे हैं बजट के हवाले से? बकौल उनके कि बजट पेश ना करने का प्रोपेगेंडा अपनों का था, इससे हमारी हुकूमत चली जाती कि बजट पेश नहीं किया जा रहा, या बजट पेश मत करो, या बजट पेश क्यों नहीं किया। ये वो कह रहे हैं ना कि बजट पेश करना बहुत ही ज़रूरी था और अगर हम पेश ना करते तो हमारी हुकूमत चली जाती। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं आज़ाद नहीं, पीटीआई का रुकन हूं और मैंने अपने कागजात नामजदगी में खुद को आज़ाद नहीं लिखा, कागजात नामजदगी में पीटीआई का नाम लिखा। सेनेट के 21 जुलाई के इंतखाबात से मुतलिक मुशावरत की जाएगी। हुकूमत मजबूत है, कोई रुकन नहीं जा रहा। तहरीक एतमाद लाने का शौक रखने वाले हकीकत देख लें। इस वक्त असम्बली में हमारे तमाम अरकान आज़ाद हैं और पीटीआई का कोई रुकन नहीं। आईनी बेंच के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला ख़त्म हो गया। बजट ना पेश करने का प्रोपेगेंडा अपनों का था। बजट पास ना होता तो हुकूमत जाती और कसूर हमारा होता। पार्टी पैटर इन चीफ ने बजट मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि 2 अरकान ने बजट के हक में वोट नहीं दिया। सब जानते हैं कि किसके लोग हैं। देखें, पूरी दुनिया ये जानती है, शायद अली अमीन गंडापुर साहब आप इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इमरान खान का एक ही पैगाम था कि मेरे लोगों को बुलाओ और वो बैठे और मुझसे बात करें, मैं उन्हें इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि बजट पास होना है। और फिर ये भी याद रखिएगा कि अलीमा खान ने बाहर आकर ये बताया कि ये जो सरप्लस आपने नंबर्स शो किए, इससे फ़ायदा वफाक को होगा। और अली अमीन गंडापुर को ये बात सोचनी चाहिए थी कि आप वफाक को फ़ायदा क्यों पहुंचा रहे हैं, लेकिन वफाक को फ़ायदा पहुंचाया गया। तो प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? इमरान खान ने कहा कि बजट पास नहीं होगा जब तक हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती, लेकिन अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि ये अपनों का एक प्रोपेगेंडा था। तो अब मेरा ख्याल है कि वो तमाम दोस्त जो इनकी तरफदारी करते हैं या अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हैं, उन्हें भी एहसास होगा कि रॉन्ग नंबर कौन है। व्यूअर्स, आज एक और भी काम हुआ और पाकिस्तान के अंदर आपने तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरह पिछले 2 वर्षों में फसाद बढ़ती गई और जो कुछ किया गया, 9 मई के मुल्जमान जिन्हें जेल में नाहक कैद के अंदर रखा गया, उनके केसेस नहीं चलते। बाज़ लोगों को सिर्फ इस बुनियाद पर कि इन्होंने हमला करने वालों के उस ग्रोह का साथ दिया या फिर उस काफिले में शामिल थे, लिहाजा इनको पकड़ लो। अच्छा, सब साबित नहीं हुआ कि हमला किया है, लेकिन पकड़ के रखा और इसका नतीजा ये निकला कि आज वो मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार होकर जेल में कुछ तो ज़िंदगी की बाजी हार गए और कुछ ज़िंदगी से लड़ रहे हैं, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में इस वक्त मुब्तला हैं। अब ये जो 7 नाम है, ये मैं आपके साथ आगे चलकर शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है। इससे पहले लोग ये कहते थे कि हमारी इस हुकूमत को पाकिस्तान की आवाम के ज़रिए इक़्तिदार मिला और इसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों ने इन पर तनकीद करना शुरू की तो इन्होंने इसको तस्लीम करना शुरू कर दिया कि हाँ, ये हाइब्रिड निज़ाम है, हम हाइब्रिड निज़ाम के तहत इस हुकूमत को चला रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर हकीकी जमहूरियत नहीं है। अब एक और जी बयान सामने आया और ये मोहसिन नकवी साहब का है। उनसे सवालात हो रहे थे तो उन्होंने कहा जी कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब को माइनस किया जा रहा है? तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि ये उन लोगों का सोशल मीडिया की खबर है जो लोग पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को एक पेज पर नहीं देखना चाहते। पहली दफ़ा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है तो कुछ लोगों को तकलीफ है। वज़ीर दाखिला का सदर को हटाने से मुतलिक सवाल का जवाब,
आज पूरे मुल्क में 2700 जुलूस निकाले जा रहे हैं। सखर में आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुलूस निकाला जा रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े जुलूस को हैंडल करने का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। खैरियत से शाम तक सारे जुलूस खत्म हो जाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर उन्होंने एक जवाब दिया कि सियासतदान, हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है, सब इकट्ठे हैं, इसलिए जिन लोगों को तकलीफ हो रही है तो वैसी बातें करें। इस इकट्ठे होने का मतलब ये हुआ कि इमरान खान को जो सजाएं दिलवाई गई वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने दिलवाई। आप जितनी मर्जी दफा कहें कि हमें पॉलिटिकल हैं, इस इकट्ठे होने का मतलब यह है कि हुकूमत नहीं चाहती कि इमरान खान रिहा हो, और अगर वो रिहा हो गए तो फिर इनको टक्कर देने के लिए एक शख्सियत मैदान में मौजूद होगी और उसका ये मुकाबला नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के जरिए तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनने तक, मखसूस नशिस्तें देने तक, ये जो सफ़र आपने तय किया, इसमें सब लोग इकट्ठे होकर इमरान खान को दबाना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ हुकूमत का इकदाम नहीं था इमरान खान के खिलाफ और इंतकामी कार्रवाई नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जिस एक पेज की बात कर रहे हैं, ये एक पेज पर इकट्ठे होकर इमरान खान के खिलाफ सब कुछ कर रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ एक पेज पर आप सिर्फ मुल्क के लिए हों और पॉलिसीज बनाने के लिए। यहाँ पर मुल्क, पॉलिसीज, अवाम आपको कहीं नजर नहीं आएगी। हाँ, ये इकट्ठे जरूर हैं, एक पेज भी है, और वो पेज क्या है कि इमरान खान को जेल में रखो। पंजाब हुकूमत हुक्म देती है और मरीम नवाज ने खुद ये कहा कि देखो वो मेरे पास आज अडयाला में कैद है, मैं चाहूँ तो ये कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो वो कर सकती हूँ। इससे पहले हुकूमत में बैठे हुए लोगों ने भी ये कहा कि अडयाला में जो कहता था कि मैं एसी उतार दूंगा, आज देखो किन हालात के अंदर है। तो सर, ये सब मिलकर खेल रहे हैं, और खेल का जो टारगेट है या मंजिल इसे कहें या जो गोल है वो ये है कि हमने इमरान खान को कितनी देर तक अंदर रखना है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट सारे एक पेज पर हैं। आपने सिर्फ कहा ना कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है, आपको ये कहना चाहिए था कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन सब एक पेज पर हैं। और ये एक पेज इसलिए बनाया गया क्योंकि हम पाकिस्तान की आवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे नहीं हैं, बल्कि हम किसी और के मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं, और हम मिलकर इमरान खान के खिलाफ ये इत्तेहाद बनाकर बैठे हैं। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आप एक पेज पर हैं और ये पेज इमरान खान के खिलाफ बनाया गया। व्यूअर्स, मैं आपको ना खबर ये भी दे दूं, और पाकिस्तान के अंदर 9 मई के मुकदमात जिन लोगों पर बनाए गए, जिनको नाहक कैद में डाला गया, और फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनको 9 मई के केसेस में गिरफ्तार किया गया, जिनके साथ किसी ने अपना स्कोर सेटल करना था कि हाँ यार ऐदा भी ना पाओ, और लोगों के नाम डाले गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब पता ये चल रहा है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान जेल से रिहाई के बाद मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो गए हैं। हाल ही में तहरीक इंसाफ के कारकुन इफ्तिखार जट का इंतकाल हुआ। इफ्तिखार जट ने 9 मई के जाली मुकदमे में बड़ी साबित कदमी से 1 साल जेल काटी, लेकिन जेल के गंदे पानी सुनते जाएं, और ये जुल्म हो रहा है। और पाकिस्तान में वो जो दावा करते हैं गुड गवर्नेंस का, जो दावा करते हैं अस्पतालों में अपनी तस्वीरें और कैमरे ऑन करवा कर एंट्री जिनको मिलती है, और फिर वो पूरी दुनिया देखती है कि किस किस्म का कैमरा इंसाफ हो रहा है, वो इंसाफ जेलों में क्यों नहीं होता। और ये सारी की सारी जिम्मेदारी मरीम नवाज पर आती है। मरीम नवाज ने खुद कहा था कि ये जेल मेरे कंट्रोल में है, वो देखो आज मेरे पास कैद है, मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकती हूँ। तो ये लोग जिनको बीमारियाँ मुख्तलिफ जिनका सामना कर रहे हैं, जो शिकार हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी भी पंजाब हुकूमत पर पड़ती है। अब इफ्तिखार जट की अगर आप वीडियो देखें, उसका बाप रो रहा है, चाचा जो है वो रो रहा है, और वो कहता है कि रियासत ने हमारे साथ जो कुछ किया वो अच्छा नहीं था। इफ्तिखार जट का क्या कसूर था? वो एहतजाज कर रहा होगा, सबूत दिए, एहतजाज साबित हुआ, हमला साबित हुआ, क्या साबित हुआ? सिर्फ ये साबित हुआ कि रियासत माँ के जैसी होनी चाहिए, लेकिन रियासत ने माँ जैसा किरदार अदा नहीं किया, बल्कि एक नौजवान को मौत के हवाले कर दिया। बीमारियों का शिकार वो होता है, और जेल से व्यूअर्स ये खबर आ रही है। फिर इफ्तिखार जट की मैयत तक हस्पताल रिहा करवाने के लिए, भी सुने ये क्या हकाइक हैं कि इफ्तिखार जट की मैयत तक को हस्पताल से रिहा करवाने के लिए खतीजा शाह ने 5 लाख रुपए जमा करवाए, तब जाकर उनकी तदफीन हुई। घर वाले ये बताते हैं कि जब इफ्तिखार बीमार था तो अपनी बेटी को कहता था कि इमरान खान का नारा लगाओ, बेटी नारा लगाती, इमरान खान जिंदाबाद। अब दीगर वर्कर्स का जी जो इंतकाल हुआ, ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। और ये एक पाकिस्तान में सहाफ़ी तो आपको ये खबरें नहीं देंगे, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबरें चल भी नहीं रही कि 9 मई के मुल्ज़मान के साथ क्या सलूक हो रहा है। इतनी बड़ी स्टोरी पाकिस्तान के नेशनल मीडिया ने क्यों हकाइक छुपाए, और वो क्यों ये बताते नहीं है कि जेल में किस किस्म का सलूक इनके साथ किया जाता है।
दीगर वर्कर्स जो इंतकाल किए जी, शेख वकास साहब ने 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें वो बताते हैं कि बन्नू से ताल्लुक रखने वाले एक और जेल के कैदी जमशेद खान ने भी हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला होकर आज इंतकाल कर गए। ये हमारा 7वां वर्कर्स है जो जेल से रिहाई के बाद इंतकाल कर गया। फिर इससे पहले 5 अरकान हैं, मुजाहिद शाह हैं, शेख लतीफ़ हैं, नदीम चौधरी हैं, आबिद मसीर और अब्दुल्ला भी जान की बाजी हार चुके। 9 मई के कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है और इनको कैदियों की बुनियादी हकूक तक नहीं दिए जा रहे। अब वर्कर्स की मौत क्यों हो रही है? खदीजा शाह की अगर आप वीडियो सुने, मैंने उस पर भी उस दिन बात की थी, वो ये बताती हैं कि जेल में तमाम कैदियों के ज़बरदस्ती बाल कटवाए और शेव करवाई जाती है और एक ही नाई से, एक ही औजार से ज़बरदस्ती सबका काम जो है करवाया जाता है और वो नाई हर किस्म के मौलिक अमराज में मुब्तला कैदियों की शेव करता है। फिर सनम जावेद का भी जी एक पॉडकास्ट रिहाई के बाद उन्होंने बात की, वही कहती हैं कि जेल में हेपेटाइटिस, दमा और एड्स के मरीजों को भी सबके साथ रखते हैं। वो मरीज बाकी सबके साथ ही चक्की में रहती है। बिजली 6-6 घंटे बंद रहती है। इसकी शिकायत डॉक्टर यास्मीन जज को भी कर चुकी हैं। तो ये सर पाकिस्तान के अंदर सब कुछ इस वक्त आपको होता हुआ नजर आएगा। रियासत जिसे साया बनना था, वो साया इन तमाम लोगों के सरों से छीन लिया रियासत ने। और ये 7 वर्कर्स की जो मौत हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? बज़ाहिर तो आपको ये लगेगा ना कि हेपेटाइटिस हुआ जी और गुर्दे फेल हो गए और लोगों के अगर आप उन बच्चों को देखें ना जिनके चेहरे पहचाने नहीं जाते, आप यकीन करें, जब से मैंने वो तस्वीरें देखी हैं, मेरे लिए आसान नहीं था इसको बयान करना, लेकिन ये रियासत ने सब कुछ इन लोगों के साथ किया। और वो जो कहते थे कि सबकी माँ आ गई है, तो पूछें जो अपने आप को माँ होने का दावा करती है, अपने आप को जिस तरह इस हुकूमत उसके हवाले की गई, उसने जेल के अंदर क्यों सहूलियात नहीं दी और किस बात का इनसे इंतकाम लिया गया? फिर सलमान अकरम राजा ये कहते हैं कि वफात पाने वाले पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के कारकुन इफ्तिखार जट को हेपेटाइटिस हुआ। जेल से रिहा होने वाले हमारे 6 के 6 सियासी जो कारकुनान को हेपेटाइटिस हुआ। इससे अंदाजा होता है कि हमारे कैदियों को किन सख्त हालात में जेलों में रखा जा रहा है। मैं भी आपको ना एक खबर ये भी दे दूं, जुनैद अकबर साहब जी एक पॉडकास्ट में बैठे हुए थे और उन्होंने ये इंकशाफ किया कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें इमरान खान के बगैर हुकूमत बनाने की ऑफर भी की और कर भी रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा ने भी अली अमीन की इमरान खान से मुलाकात कराने की कोशिश की, लेकिन उनकी भी नहीं मानी गई। अब बजट के मामले पर मैंने इसलिए तबसरा ही नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इमरान खान की इसके मुतालिक क्या राय है। इमरान खान तक महदूद रसाई की वजह से काफ़ी मसाइल हैं। फिर इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो तहरीक का बाकायदा जो ऐलान किया, इब्तदाई हदायत जी जारी कर दी गई, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इमरान खान के हुक्म पर सदर KP के जुनैद अकबर खान की क़यादत में रिहाई इमरान खान तहरीक का पहला मरहला शुरू होगा। और रिहाई इमरान खान तहरीक जो है ये बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ रिहाई पर फोकस होना चाहिए। बाकी तमाम चीज़ें सानवी हैं। जिन लोगों के पास ये हुकूमत है उन्होंने वही काम करना है जो उनका दिल चाहेगा और जहाँ पे उनका मफाद होगा। इनका पाकिस्तान की आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जब आपके पास अवामी सपोर्ट नहीं होती ना और आप अवाम के रास्ते से इक़्तिदार में नहीं आते, तो फिर आप उनको अकाउंटेबल नहीं होते। जिनके ज़रिए आपको इक़्तिदार मिलता है, फिर आपने जवाब भी उनको देना होता है। तो लिहाजा इमरान खान की रिहाई की तहरीक बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, जिसका अलीमा खान बार बार आकर कहती रही। रिहाई इमरान खान तहरीक का पहला मरहला शुरू और वर्कर्स और तंजीमों के लिए अहम हदायतनामा जो जारी कर दिया गया है। तहरीक के ढांचे को मौसर बनाने के लिए इजलासों का इनेकाद होगा। दावत रीजनल क़यादत देगी। इजलास के 48 घंटों के अंदर मुकम्मल रिपोर्ट सूबाई सेक्रेटरीट को भिजवाई जाएगी। अवामी राब्ता मुहिम का पहला मरहला शुरू किया जा रहा है और अवाम से दोबारा राब्ता और तहरीक को मौसर पैगाम पहुँचाना, ये तमाम ज़ली सदूर और रीजन के और बाकी जो ज़िम्मेदारान हैं ये मुकर्रर कर दिए गए हैं। हर सतह पर टीमें बनाई गई हैं जो सर्वे, डेटा और अवामी ताउन को यकीनी बनाएंगे और तमाम तफसीलात, लिस्टें, रिपोर्ट्स फौरी तौर पर सूबाई सेक्रेटरी को भेजी जाएंगी। देखिए जी, आपने ये कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि ये ऐलानात से सिर्फ कुछ नहीं होगा। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमली तौर पर कुछ करती नहीं है, ये यकीनन एक बहुत बड़ा मसला हमेशा से रहा। 2 बरस से मैं देख रहा हूँ, पिछले 2 बरसों में कुछ नहीं किया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौका भी मिला, लोग भी बाहर निकले 26वीं तरमीम से पहले भी और बाद में भी, लेकिन क़यादत अली अमीन गंडापुर जैसी हो तो फिर आपको नताइज नहीं मिलते। 5 जुलाई 1977 जब पाकिस्तान के अंदर एक फौजी आमिर ने मार्शल लॉ लगाकर अपनी हुकूमत का ऐलान किया और एक जमहूरी हुकूमत को चलता किया
اور پھر جمہوریت کو تختہ دار پر لٹکا دیا. بھٹو صاحب کی پھانسی, اس کے اوپر ریئیکشن دینا بلاول کا ایک نیچرل فینومینا ہے جی, ایک نیچرل آپ کو ریئیکشن ملے گا جو بلاول زرداری صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن یہ جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن, اور جب پاکستان کو اندھیروں میں دھکیل دیا گیا اور اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی تھی وہ کر رہی تھی اور عامر نے یہ کیا, پہلے ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکے. آپ کہتے ہیں نا کہ ہم ایک پیج پر, آپ کے قبیلے سے تعلق رکھنے والی کچھ شخصیات یہ کہتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو تکلیف ہے کہ مائنس زرداری صاحب کی جو بات کر رہے ہیں, کیونکہ ایک پیج پر ہم اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہلی مرتبہ تاریخ میں آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ سوال ان سے پوچھے, اب یہ ایک پیج ہے کیا کہ ہم تمہارے مفاد کے راستے میں نہیں آئیں گے اور تم ہمارے مفاد کے راستے میں مت آنا, تم ہمارے خلاف بات نہیں کرو گے, ہم مل جل کر جو چاہیں وہ کریں. یہ ہے جی ایک پیج. اور جمہوریت کے اندر چیک اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں, جہاں پر جو پالیسی عوام کے خلاف ہوگی وہاں پر میڈیا اپنا کردار ادا کرتا ہے. پاکستان کا آئین کی روشنی میں, پاکستان کے آئین کی تقاضے پورے کرتے ہوئے آپ کے اوپر ایک چیک ہوتا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ ان چیکس کو میک شور کرتی ہے کہ عمل درآمد ہو, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. لیکن تمام انسٹیٹیوشنز کو سبوتاژ کر کے, ڈیمولش کر کے, اور پبلک انٹرسٹ جو ہم آج کل کہانیاں سن رہے ہیں, یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے ایک پیج بنایا, یعنی تم ہمارے خلاف محاذ کریٹ نہیں کرو گے, ہم تمہارے خلاف محاذ کریٹ نہیں کریں گے. اسی لیے آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آپ کو اچھی لگتی ہے. پچھلے 78 برسوں میں ایک کنٹینیوٹی ہے, ایک چین ریئیکشن تھا جمہوریت کے خلاف جو ایک عامر نے شروع کیا, اور آج بھی یہ اس ملک کے اندر جمہوریت کے خلاف کی جاری ہے. آپ ذرا غور کریں, ملک کو اندھیروں میں دھکیلنے والوں کا تو آپ نے نام لیا, لیکن جنرل ضیاء صاحب کے جو بیٹے تھے وہ آپ کی کابینہ میں, پی ڈی ایم کی کابینہ میں شامل تھے. پھر ضیاء صاحب کے بیٹے اعجاز الحق صاحب کابینہ سے خطاب کرتے رہے. اب انہی کے ساتھ اتحادی ہیں جن کو ضیاء لے کر آئے تھے. ضیاء کے بیٹے کے ساتھ حکومتی بینچز پر آپ بیٹھے, ہائبرڈ نظام کو سپورٹ کرتے رہے. 26ویں ترمیم میں مولانا کے گھر آپ نے چکر کاٹے, وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. عدالتوں کو زیر کرنے میں آپ نے ساتھ دیا, اور پھر حکومت کے ہر کالے قانون میں آپ نے ووٹ دیا. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ دن 5 جولائی 1977. سر, ہر وہ دن سیاہ ہے جب سے یہ حکومت بنی ہے. 26ویں ترمیم, 27ویں ترمیم آنے والی ہے. علامہ اقبال قائد اعظم کا پاکستان نہیں ملے گا. اسٹیبلشمنٹ کے پاکستان پر آپ کو گزارا کرنا, یہ ہمیں سننے کو مل رہا ہے. کس سے؟ اس حکومت سے, اور اس حکومت میں بیٹھے ہوئے بلاول زرداری جیسے کھلونوں سے جنہیں چابی بھری جاتی ہے اور وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو لوگ اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں لا سکے, بہت آسان تھا نا خان صاحب کے لیے کہ اپنی بہن کو کہتے کہ علیمہ جا کر تحریک کو لیڈ کرو اور آج سے جماعت تمہاری بھی, لیکن ایسا نہیں ہوا. عمران خان نے جنید اکبر پر یقین کرتے ہوئے پارٹی جو کے پی کی صدارت ہے اس کے حوالے کی, علی بن گنڈا کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے پوری جماعت اور اسے عزت دی جو اسے راس نہیں آئی. پاکستان تحریک انصاف میں بہت ساری ایسی شخصیات ملیں گی جنہیں عمران خان نے عزت دی, پارٹی میں مقام دیا, لیکن سب لوگوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا. تو سر یہ ڈیفرنس ہے. جب یہ جماعتیں اپنی جماعتوں کے اندر جمہوری نہیں ہوتی تو پاکستان کے اندر کس طرح سے ایک جمہوری نظام جو لایا جا سکتا ہے. اور اس لاہور میں اسحاق ڈار صاحب کی میڈیا انٹریکشن ہے, اور ان سے یہ سوال ہوا کہ کیا نواز شریف جیل میں عمران خان سے ملنے جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ اسپانسرڈ خبریں, اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے. پھر پیپلز پارٹی کو ہم کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے, ہمیں سادہ اکثریت ضرور حاصل ہے پارلیمان کے اندر. آپ امیجن کریں کہ ایک جماعت جس کے پاس 17 سیٹیں تھیں آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے سادہ اکثریت دینے میں کامیاب ہو گئی ہے, اور آج ان کے وہ گنی گائے گی تو پھر کیا کرے گی. اور پھر وہ لوگ جو جمہوریت کے راستے پاکستان میں حکومت میں نہیں آئے بلکہ ان لوگوں کی مہربانیوں سے آئے, اگر ان کی بات نہیں کی جائے گی تو پھر کیا ہوگا. تو نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے پاکستان کی سیاست میں اس قسم کی خبریں ہمیشہ لانچ ہوتی رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا بلوچستان جانے کی انہوں نے بات کی, بلوچستان نہیں گئے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں پورے پنجاب میں نکلوں گا, تنظیم نو کی بات ہوگی, جو پارٹی ہے اسے دوبارہ سے موبلائز کریں گے, وہ بھی نہیں ہوا. تو نواز شریف کو صرف سیاسی طور پہ زندہ رکھنے کی یہ کوششیں, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. میں پھر آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ محرم میں, کیونکہ خاندان اگر نواز شریف کا ہو اور وہ ذاتی تشہیر نہ کرے یہ ممکن نہیں ہے. اچھا, اس پورے خاندان کو نا یہ عادت ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ لندن میں انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے رائٹ سائڈ پہ ان کے ڈار صاحب کھڑے تھے, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو
میزائل گرا تھا بلوچستان میں، وہ ہم نے بنایا، بعد میں اس کو ریورس انجینئرنگ کر کے، آپ کو یاد ہوگا تو اس پہ انہوں نے نام بھی لیا کہ وہ ٹومو ہاک میزائل تھا، جس کو ہم پکڑ کر لے کر آئے، پھر ہم نے اس کی ریورس انجینئرنگ کی، اس قسم کی باتیں انہوں نے کی. تو یہ ذاتی تشہیر ہمیشہ سے کرتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا، یعنی ایٹم بم بنانے میں پاکستان مسلم نون کا ہاتھ نہیں تھا، لیکن وہ بار بار کہتی ہے کہ جناب ایٹم بم ہم نے بنایا اور ہم چلانے والوں میں سے ہیں. حالانکہ درجنوں ایسے انٹرویوز ملیں گے جس میں ایٹم بم کس نے بنایا اور پھر جو میزائل رینج ہے اس کے اوپر آپ کو ایک کنفرنٹیشن نظر آئے گی بیانی کی حد تک، اور لوگوں کے جو بیانات نون لیگ ورسز ریسٹ آف جو اس وقت آرمی جنرلز تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے. پھر پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوتی ہے تو اس میں بھی کہا کہ جناب یہ طیارہ کس نے بنایا؟ نواز شریف نے بنایا. پھر یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ نواز شریف ہی پورے پلان کو لیڈ کر رہے تھے. اس کا غم غصے کا اظہار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کیا گیا. تو ذاتی تشہیر آپ کو ہمیشہ نظر آئے گی. اب یہ ذاتی تشہیر کا جو معاملہ ہے اس حد تک آگے نکل گیا کہ بلوں کے اوپر، سی ٹی اسکین کے اوپر مریم نواز کی تصویر، نواز شریف کی تصویر آپ کو ملے گی، اور پروجیکٹس کے اندر نواز شریف کا نام ملے گا. اب انہوں نے کیا کیا کہ محرم کو تو یار کم از کم آپ بخش دیتے. محرم الحرام اس مہینے کا احترام آپ کو کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے کیا کیا جی کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ، پنجاب کی عوام کا پیسہ، اس کے اوپر بھی اپنی تصویریں لگانا شروع کر دی ہیں. خبر کے مطابق جی پانی کی بوتلوں پر آپ کو تصویریں نظر آئیں گی، کھانے کے ڈبوں پر پنجاب حکومت کی برانڈنگ کی گئی. لیکن جمہوریت کی برانڈنگ کون کرے گا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. جمہوریت کی برانڈنگ خدمت سے ہوتی ہے، خیرات تقسیم کرنے سے نہیں ہوتی. لوگوں کو روزگار دینے سے برانڈنگ ہوتی ہے، لوگوں کو جو ان کا حق ہے وہ دینے سے ہوتی ہے. اس طرح سے نہیں کہ آپ تصویریں لگائیں گے اور پاکستان کی عوام آپ کا پولیٹیکل کیپٹل بڑھنا شروع ہو جائے گا. اب یہ کچھ معیشت کی جو صورتحال ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. وفاقی حکومت کے جی قرضے بلند ترین سطح پر پہنچ گئے، 76,045 ارب روپے ہو گئے. اسٹیٹ بینک نے مئی 2025 تک وفاقی حکومت کے قرضوں کے اعداد و شمار جاری کیے، جس کے مطابق حکومت کا مقامی قرضہ 53,460 ارب روپے، جبکہ بیرونی قرضہ 22,585 ارب روپے ہو گیا ہے. تو ایسی حکومت جو قرضوں پر چل رہی ہے، لیکن دوسری طرف آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس پیسہ ہے نہیں عوام کے پروجیکٹس کے لیے. لیکن دس از انٹائرلی اپ ٹو یو کہ آپ اپنی تشہیر کے لیے پاکستان کی عوام کے پیسے کو جس طرح چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور مریم نواز یہ بھرپور طریقے سے استعمال جو ہے وہ کر رہی ہے. محفوظ آپ کو نا ایک خبر یہ بھی دوں، اور آپ نے کچھ دن پہلے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک ویڈیو جس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ڈائس کا گھیراؤ کرتے ہیں، مریم نواز تقریر کر رہی تھی، 26 ارکان کے خلاف ریفرنس بنا کر الیکشن کمیشن کو بھیج دیا گیا، اور ملک احمد خان نے مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بیٹھ کر باتیں کی. مالک صاحب کا میں نے پروگرام دیکھا جس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر وہ کلپس ان کے باقی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی شیئر کیے گئے. اچھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ رولز کے مطابق گالی نہیں نکالنی، گھیراؤ نہیں کرنا، ہلڑ بازی نہیں ہوگی، نعرے بازی نہیں ہوگی. لیکن آج ان کا ایک جھوٹ پکڑا گیا، اور ان کی نا ایک ماضی کی ویڈیو جو اس وقت چل رہی ہے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے. اس کے اندر عطا تارڑ صاحب اور رانا ثناء اللہ گیلری میں بیٹھے ہیں، جبکہ ملک احمد خان جو روسٹرم تھا، جو ڈائس تھا اسپیکر کا، اس کے پاس آئے. انہوں نے کچھ باتیں کی، ہلڑ بازی کی، اور اس کے بعد جو لوگ نیچے کھڑے تھے جو پاکستان مسلم نون کے ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ پیپرز ہیں جن کو پھاڑ کر ہوا میں پھینکا جاتا ہے. تو سر یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو، یہ وہ اسپیکر ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتا ہے. مریم نواز سے کے بارے میں جب سوال کیا جاتا ہے کہ یہ تشہیر کیوں ہو رہی ہے تو اس کے پاس جواب نہیں ہوتا، اور رولنگز دیتا ہے، بہت سارے کام کر رہا ہے اپوزیشن کے خلاف. یہ وہ اسپیکر ہے جس نے ماضی میں بھی سب کام کیے، لیکن آج اسے جمہوریت یاد آ گئی. ٹارگٹ صرف ایک ہے جی کہ کس دن پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے، اور ان سیٹوں کو ہم نے ان پہ قبضہ کرنا ہے تاکہ ہماری نشستیں بڑھیں، اور پھر ہم جو چاہیں دونوں ایوانوں سے ہم وہ اس قسم کے فیصلے لے سکیں جس طرح کے فیصلے ہمارے فائدے میں ہوں. میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ کے الزام میں 10 اپوزیشن ارکان پر جرمانہ عائد کرنے کا معاملہ. اپوزیشن ارکان کے جرمانہ جمع نہ کرانے پر اسپیکر آفس کا مزید کارروائی کا فیصلہ.
अपोजिशन के 10 अरकान की तनख्वाहों से जुर्माने की रकम लेने पर भी गौर शुरू हो गया है। आईनी तौर पर मुकदमा, गिरफ्तारी समेत दीगर ऑप्शंस पर भी गौर किया जा रहा है। असम्बली डेस्क पर चढ़कर माइक तोड़ने वाले 10 अरकान पर 20 लाख से जायद का जुर्माना आयद किया गया। 10 अपोजिशन अरकान को 2,03,550 रुपये फी कस अदा करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया और लाहौर 7 रोज भी अदायगी ना करने पर ऑर्डिनेंस 1962 के तहत कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। तो ये सब कुछ आपको पाकिस्तान के अंदर होता हुआ नजर आएगा और बड़ी दलेरी के साथ ही सब कुछ जो है वो हो रहा है। अब तो मुहर्रम के जो बैनर्स हैं उसमें मरीम नवाज की तस्वीर आपको नजर आएगी। तो सर मज़हब को तो छोड़ दें, ये महीना एहतराम का महीना है, दुख का महीना है और आपकी इससे एक वाबस्तगी है। लेकिन मरीम नवाज ने इसके अंदर भी अपनी तस्वीरें लगाकर इसको मुहर्रमुल हराम को भी एक नई तरह से ब्रांडिंग की है, जो कि हर लिहाज से गलत है। खुदा के लिए बाज आ जाए, क्योंकि ये फैसले जो आप कर रहे हैं आपको बहुत महंगे पड़ेंगे। एक वो काजी था ना, उसके फैसले भी उसे भी बहुत महंगे पड़े। आपके अपने कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं उसके खिलाफ बातें करते हैं। एक वीडियो जी काजी फ़ायद ईसा साहब के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे थे, तो जब काजी साहब का नाम आया तो वो हंसने पर मजबूर हो गए और उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो काजी साहब, क्योंकि उन्हें मालूम था कि काजी ने किस तरह से उनके लिए सहूलतकारी की, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए सहूलतकारी की। वो काजी जो माजी में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डाल के बात करता रहा। तो सर आज ये साबित हुआ कि वक्त गुजरने के साथ जब रजीम चेंज होती है तो कुछ शख्सियात आपको पसंद होती हैं। अगर वो पाकिस्तान की आर्मी का इस्टेब्लिशमेंट का कोई जनरल है, अगर आपके साथ खड़ा है तो आपको अच्छा लगेगा, अगर आपके खिलाफ है तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि जो जिसका आइनी हक है वो आपको देना भी है और जो उसका आइनी किरदार है वो आपको पूरी तरह उसको निभाना भी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 78 वर्षों में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अपने आइनी किरदार को अदा नहीं कर सकी, बल्कि हमें बहुत सारे तोहफे इस 78 वर्षों में पाकिस्तान की आवाम को मिले हैं। व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त पे कमेंट जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।